हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CUET PG अड्डा 24/7। तो ये आज आपके लिए मैं दूसरा लेक्चर लेके आया हूं अगर आपका टारगेट है MA इंग्लिश करना। तो पहले वाले लेक्चर में हमने किया था एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लैंग्वेज कैसे वो आगे बढ़ी, कब कब कौन से एरा हुए, हमने देखा ओल्ड इंग्लिश, फिर हमने देखा था मॉडर्न इंग्लिश, प्री मॉडर्न इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, ये सारे हमने चीज़ें करके देखी और उसमें देखा था कि किस किस तरीके से एवोल्यूशन इंग्लिश लिटरेचर का हुआ। आज के सेशन में हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, कि इंडिया में जब इंग्लिश आया और उसमें जब हमने देखा कि किस तरीके से उसका एवोल्यूशन हुआ है, ये आज के लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सेशन के एंड तक आप जरूर बने रहिएगा। और पिछले लेक्चर में को बहुत अच्छे तरीके से आपने रिसीव किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। कुछ लोगों ने उसके नीचे कमेंट करके भी लिखा था कि सर इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो नोट्स के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसके नोट्स दे दूंगा। दैट विल रियली हेल्प यू आउट। और जब हमारे कुछ 2-3 चैप्टर्स हो जाएंगे तब हम उसके MCQs भी करेंगे, वो हम लाइव करवाऊंगा मैं आपको आके, सो दैट आपकी अच्छे से प्रिपरेशन उसके लिए हो जाए। ठीक है, तो अब इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की जब बात करते हो आप, देन व्हेन यू टॉक अबाउट इंडियन लिटरेचर, तो इंग्लिश जो हमारे लिए है, इट हैज बीन अ फॉरेन लैंग्वेज ऑलवेज, है ना। और वो जो फॉरेन लैंग्वेज रही है हमारी, दैट हैज बाय एंड लार्ज आई वुड से वाज एन इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश ओवर इंडिया। जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए और उन्होंने हमारे साथ डीलिंग शुरू करी, उसके बाद हम पे राज किया था, तब वहां से हमारा एक इन्फ्लुएंस, एक इंट्रोडक्शन टू दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज केम इनटू द पिक्चर। एंड वहां से लेकर अभी तक क्या क्या एक इन्फ्लुएंस रहा है, कौन कौन से राइटर्स रहे हैं, वो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम देखें तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज अ रिच एंड डाइवर्स टेपेस्ट्री दैट रिफ्लेक्ट्स अ कॉम्प्लेक्स cultural, social and political landscape of India. It has evolved over centuries, है ना, has been shaped by various influences. तो जैसे हमने पूरा इंग्लिश लिटरेचर का एवोल्यूशन देखा था, वैसे ही इंडिया में भी इंग्लिश जो है या इंग्लिश लिटरेचर है वो ओवर एजेस डेवलप हुआ है, और डेवलप होके इवॉल्व होके वो आज तक पहुंचा है जिसको आजकल हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला इज द अर्ली बिगनिंग्स which was between the 17th century and the 18th century के बीच में था ये। So the early beginnings of Indian English literature in the 17th to 18th centuries were marked by the introduction of English language to the Indian subcontinent during the period of British colonialism, colonialism। ठीक है, तो ब्रिटिश colonialism जब आया था तब उस पे इफेक्ट ज्यादा पड़ा था, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन India was exposed to this particular part and the language, है ना। So during this time, English was primarily used for administrative and educational purposes, and the literary output in English was relatively limited. तो ये जो language थी, ये जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या एजुकेशन उसमें काम में आती थी, लेकिन उसके बाद भी जो इसका लिटरेचर पार्ट था वो बहुत लिमिटेड था। मतलब बहुत कम लोग थे जो इंग्लिश लिटरेचर में या जो लिखते थे और वो फिर बाहर पब्लिश होता था, वो बहुत कम थे। ठीक है, हियर आर सम की डिटेल्स। कौन कौन सी डिटेल्स हैं? सो अराइवल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, द अराइवल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया कैन बी ट्रैक बैक टू 17th सेंचुरी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिया में इंग्लिश का पदार्पण, मतलब अराइवल कब हुआ था? So that was somewhere in the early 17th century when the British East India Company established trading posts in India. English was introduced as a means of communication and administration among the British officials and traders. Focus on non-fiction. तो उस टाइम पे non-fiction पे, मतलब fiction और non-fiction होता है, fiction और non-fiction में से उस पे ज्यादा इफेक्ट जो दिया जाता था वो नॉन फिक्शन पे दिया जाता था। और जो उसके अर्ली राइटिंग्स थी इन इंग्लिश वो प्रिडोमिनेंटली नॉन फिक्शनल एंड प्रैक्टिकल इन नेचर। दे इंक्लूडेड एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल अकाउंट्स, डायरीज एंड लेटर्स, तो उसके ऊपर वो लिखा जाता था। सेकेंड, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी थी। इंडिया इज नोन फॉर इट्स लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज, हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन अक्रॉस द सबकॉन्टिनेंट। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया एडेड अनदर लेयर टू इट्स लिंग्विस्टिक लैंडस्केप। अब इंडिया का हमें पता है इट्स अ डाइवर्स स्टेट, है ना। There are a lot of people and there are a lot of languages also in the subcontinent, और इंडिया में
बहुत सारी भाषाएं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। एंड व्हेन लॉट ऑफ लैंग्वेजेस आर स्पोकन, उसी में एक और लेयर हमने इंग्लिश की भी डाल दी, एंड दैट्स व्हाई बहुत ज्यादा डाइवर्स, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी आ गई थी। रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, so Christian missionaries plays a significant role in the early development of English literature in India. They used English to spread Christianity and translated religious texts into Indian languages. तो Christianity और ये जो Christian missionaries थी, they also played a major role in spreading English as a language in India. So that's why if you see जितने भी ये missionaries के स्कूल हैं, Christian missionaries के जो schools हैं, कॉन्वेंट्स हो गए, सेंट जोसेफ्स हो गए, सेंट जॉर्जेस हो गए, ऐसे बहुत सारे हैं, मदर मैरी है, माउंटेन मैरीज है। तो ये बहुत सारे जो ऐसे स्कूल्स अलग अलग जगह पे खुले थे ना, मिशनरीज के, क्रिश्चियन मिशनरीज के, तो वहां से इंग्लिश का बहुत बड़ा एक रोल निकल के आया था, एंड देन इट वाज स्प्रेडिंग अक्रॉस। और फिर उन्होंने रिलीजियस टेक्स्ट को भी दे स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग into different the language, so that people can understand that. All right, so I have also studied from a Christian missionary school. I've studied from St. Joseph's, so I know the kind of emphasis that has been laid on English, and the way you speak English, the way you conduct yourself. So that has been as part of the legacy from ages. So that is what they're trying to say in this particular point. फिर अर्ली इंग्लिश राइटर्स, तो इंग्लिश राइटर्स जो थे स्टार्टिंग में, तो वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन इंग्लिश राइटर्स वाज हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। तो 1809 से 1831 से बंगाली पोएट एंड अ टीचर, ही रोट पोएट्री एंड एसेज इन इंग्लिश दैट एक्सप्रेस अ सेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड रोमांटिसिज्म। सो बेसिकली अर्लीस्ट नोन इंग्लिश राइटर्स, जो इंडियन इंग्लिश राइटर्स है, was Henry Louis Vivian DeRozio. तो ये क्वेश्चन आपके सामने बन जाता है यहाँ पे। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर, द अर्ली इंडियन इंग्लिश लिटरेचर राइटर्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न लिटरेचर, particularly British Romanticism. They often emulated the styles and themes of British poets and writers of the time. So basically जब वो स्टार्टिंग में जब लिखना शुरू हुआ था, तो जो इन्फ्लुएंस था, वो इन्फ्लुएंस मेजरली वेस्टर्न था, and that was bound to happen. भाई इंडिया में तो there were not many English writers. So जब आप इंग्लिश राइटर्स में लिखते हो, तो आप उसको देखते हो कि इन्फ्लुएंस कहीं से तो चाहिए ना, जहाँ से आप एक प्रेरणा ले सको, राइट? सो वो दैट वाज ऑलवेज फ्रॉम द वेस्ट। कई बार जैसे होता है ना, जब हम म्यूजिक भी बनाते हैं, तो एक होता है इंडियन रिदम, राइट, और एक होती है थोड़ी सी वेस्टर्न रिदम। तो वेस्टर्न रिदम वाला जो सॉन्ग्स होते हैं, इट टेक्स टाइम ऑन यू टू ग्रो। लेकिन एक कोई इंडियन बीट्स वाला है जिसपे ढिक चल रहा है, तो दैट ग्रोज एकदम से। तो यहाँ पर भी वो ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन इट वेंट ऑन। तो वो कैसे होगा, वो भी हम इसमें आगे चल के वी विल सी। सो लिमिटेड लिटरेरी आउटपुट, द लिटरेरी आउटपुट ड्यूरिंग द पीरियड वाज लिमिटेड। जैसे मैं अभी बात कर रहा था, मतलब जो बाहर जो लोग लिख रहे थे, सो द पीपल हु आर राइटिंग दे वर लिमिटेड, एंड बिकॉज दे वर लिमिटेड, दैट्स व्हाई वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसे, लिमिटेड उसमें चल रहा था, लिमिटेड आउटपुट था, कम ही लोग लिखते थे उसके बारे में। And there were no significant novels or plays in English by Indian authors. Most writing was in form of essays and poetry. Transition period कहाँ पर आया? Transition period majorly came into the 18th century, can be considered a transition period as English language and literature gradually gained ground in India. However, it was until the 19th century the Indian English literature began to flourish more prominently. So basically जब वो start हुआ था ना, ठीक है, तो 18th सेंचुरी से वो थोड़ा सा इवॉल्व होना शुरू हुआ, और इट वॉज बाय द टाइम इट रीच द 19th सेंचुरी, तब वो थोड़ा सा और अच्छे तरीके से एंड प्रोमिनेंटली फ्लरिश करने लगा इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, बाय दैट टाइम। और अब तो हम इंग्लिश को इज कंसिडर टू बी आवर सेकेंड लैंग्वेज, इट्स अ कॉमन लैंग्वेज टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड। So that's why people lay a lot of emphasis on English. तो इसमें क्या देखते हैं, तो इन समरी हम क्या देख सकते हैं कि 17 to 18 सेंचुरी आप बोल सकते हो कि एक इनिशियल फेज था। तो अगर आप 17 से 18th सेंचुरी देखते हो ना, तो 17 to 18 सेंचुरी एक इनिशियल फेज आप देख सकते हो इसमें, ठीक है ना, यू कैन सी एन इनिशियल फेज। और उसके बाद आप उसका यू कैन सी
ठीक है, उसमें आप देख सकते हो वेयर इट डेफिनेटली इम्प्रूव्ड. So initial phase of Indian English literature characterized by the introduction of English language, the influence of British colonialism and the emergence of early Indian writers. ठीक है, तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि यहाँ से ब्रिटिश का एक इन्फ्लुएंस followed by some Indian writers, and some Indian writers, ये दोनों ने हेल्प किया इवॉल्व होने में इंग्लिश को इन इंडिया. ठीक है, सो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में देनी चाहिए. आगे देखते हैं. फिर आता है सेकेंड इज द बंगाल रेनेसा. तो बंगाल रेनेसा का मतलब होता है इट्स अ चेंज. ठीक है, जो लेट 19th सेंचुरी के करीब में आया था. ठीक है, जहां पर आप देखते हो विच वॉज द मे बी द सेकेंड फेज, इनिशियल फेज के बाद में. So the Bengal Renaissance was a cultural, intellectual and social movement that took place in the late 19th century and the early 20th century in Bengal. A reign in eastern India. It was characterized by a resurgence of creativity, innovation and reform in various fields. तो आपने बहुत सारे देखोगे इस टाइम पीरियड में बिटवीन द 19th century and the 20th century. ठीक है, तो आप इसमें देखोगे that there are a lot of people who are there, है ना, जिन्होंने देखा कि लिटरेचर, आर्ट, एजुकेशन, रिलीजन, सोशल रिफॉर्म, तो they keeps on changing. It keeps on changing. ठीक है ना. चलिए फिर देखते हैं हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था. तो बंगाल रेनेसां इमर्ज्ड ड्यूरिंग द 19th century अंडर ब्रिटिश colonial rule. It was influenced broader intellectual and cultural movements taking place in Europe during the same period, such as the Enlightenment and the Romantic movement. तो आपको पता है कि इससे पहले वाले में हम सिर्फ रोमांटिक्स और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स थे वो करते थे. और यहाँ पर जब हमने बंगाल रेनेसां देखा तो इसके अंदर मेजर फैक्टर्स क्या थे. मेजर फैक्टर्स आपने देखा कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट वाज वन, जहाँ पर जो पहले चलता हुआ आ रहा था रोमांटिक्स एंड ऑल वो तो था ही. उसके बाद कंट्रीब्यूटर्स जो यहाँ के थे, यू वुड सी दैट मोर पीपल स्टार्टेड राइटिंग इन इंग्लिश ड्यूरिंग दिस पीरियड. जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, राजा राम मोहन रॉय वाज वन, ईश्वर चंद विद्यासागर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, दीज वर द मेजर पिलर्स जिन्होंने इंग्लिश में दे स्टार्टेड राइटिंग एंड दे टुक दिस पर्टिकुलर इंग्लिश लिटरेचर टू द नेक्स्ट लेवल. और आज भी आप इनमें से बहुत सारे लोगों के राइटिंग्स को भी रीड, आपने भी पढ़े होंगे इसमें से बहुत सारे लोगों का, चाहे वो ईश्वर चंद विद्यासागर हो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, स्वामी विवेकानंद हो, राजा राम मोहन रॉय हो. तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जितने भी नाम मैंने अभी तक लिए हैं इनके कौन कौन से जो पीसेस ऑफ राइटिंग है जो आपने पढ़े हैं उनके नाम आप मुझे कमेंट करके बताइएगा. तो आई वांट टू सी कि आप में कितने आपने कौन से पढ़े हैं. ओके, सो आई वांट ईच वन ऑफ यू टू कमेंट ऑन दैट. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. फिर सोशल रिफॉर्म्स जो थे, यहाँ पे बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स एंड कमिटमेंट्स वो आगे निकले. हमने देखा भी था कि बंगाल रेनेसांस वाज मार्क्ड बाय स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू सोशल रिफॉर्म एंड प्रोग्रेसिव आइडियाज. Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chand Vidyasagar advocated for reforms in areas such as widow remarriage, women's education, abolition of sati and promotion of rationalism. जब ये चीजें हुई तो इनके ऊपर भी काफी सारी चीजें और लिटरेचर लिखा गया. तो इस वजह से उन्होंने बताया कि सोशल रिफॉर्म्स ऑल्सो प्लेड अ मेजर रोल ड्यूरिंग द बंगाल रेनेसां पीरियड. Alright, then literature and language. Bengali literature experienced a renaissance, that's a change during this period. Bankim Chand Chattopadhyay's novel Anand Mat and his composition of the song Vande Mataram played significant roles in inspiring patriotic fervor and a sense of national identity. Rabindranath Tagore, who later became the first non-European Nobel laureate in literature, made significant contribution to Bengali literature and poetry during this time. So ये बहुत important information है. ये आपसे पूछा जा सकता है who wrote the Anand Mat and his composition Vande Mataram. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये आप पढ़ी ली.
फिर art and culture also played a role. Bengal Renaissance also had a profound impact on art and culture. It fostered a revival of classical Indian art form as well as the development of new art styles that blended traditional Indian and Western influences. That's why if you have noticed, अगर आपने movies वगैरह भी देखी हो and you know people who come from West Bengal, you see that they are so creative in different fields. Music हो गया, literature हो गया, पढ़ने में हो गया, their knowledge of different authors, writing style. So they have a lot inclination towards the creative side of human being, है ना? So those things that you need to pay attention to. तो उससे अगर आप references लेते हो, even in the movies, अगर आपने movies like Devdas, if you've seen movies like Parinita, or you've seen other movies also, you'll see the people West Bengal mein, they were like very learned people, and they were very upright, knowledgeable people who had great knowledge of art, culture, literature. That all came from this era, because there were people who have left that legacy there, so that people were quite informed and they also understood the nuances of the language, right? तो वहां से भी आप inferences लेके ये वाले period को you can understand that what the period is all about, है ना? उसके बाद education, the period saw a significant emphasis on education. Institutions like the University of Calcutta and the Presidency College, Kolkata became centers of intellectual activity. The promotion of modern education, particularly in English, played a crucial role in spreading Western knowledge idea. तो किस तरीके से इंडिया में जो इंग्लिश का लिटरेचर का जो स्तर है, द लेवल है, वो कैसे इंक्रीज हुआ? बिकॉज universities and colleges like these, they were open in West Bengal, in Kolkata, and they played a major role in laying the foundation of this language for rest of the country. ठीक है, आगे देखते हैं रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल मूवमेंट. बहुत सारे रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स भी हुए थे, लाइक स्वामी विवेकानंद टीचिंग ऑन वेदांता एंड हिज एडवोकेसी ऑफ हिंदुइज्म एट द वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इन शिकागो इन 1893 had a profound impact on the world. Other spiritual leaders like Ramakrishna Paramahans also gained prominence during this period. So basically, you should know about this कि कहाँ पर उन्होंने ये दिया था. So these all religious and philosophical movements also strengthen the importance of the language and made the way for its evolution during the due course of time. Then impact of Indian nationalism. The Bengal Renaissance had a significant influence on the Indian nationalist movement. Many of its leaders, thinkers and artists were deeply involved in the struggle for Indian independence from British colonial rule. The intellectual and cultural ferment of the Renaissance contributed to the development of a strong sense of Indian identity and unity. तो जब एक साथ आप जुड़ के काम करते हो ना, and then you want to work together also, so that bhavna also brings that innovations, and you get to know a lot more about the literature. So that is what we are talking about, है ना? तो ये सारी चीज़ों ने बहुत help किया था during this period of Bengal Renaissance to evolve the language, and these were the factors responsible for making it even better in the coming time. ठीक है? So that is what we need to see here. So what in conclusion we can say, and this conclusion can be very important for you to understand. So the Bengal Renaissance represented a flowering of creativity, intellectual inquiry and social reform that left a lasting impact on not only Bengal but also on the broader Indian cultural and political landscape. It helped shape the modern Indian identity and played a crucial role in the country's journey towards independence. तो ये सारी जो लाइन्स हैं ये आप पढ़ सकते हो. दिस विल गिव यू अ ब्रीफ ऑफ ऑल द पीपल. तो आप यहाँ पर सारे के सारे जितने भी नाम हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, परमहंस जी, ये सारे के सारे लोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से दे स्टार्टेड. ऑल्सो यू टॉक अबाउट एजुकेशन, यू टॉक अबाउट इंस्टीट्यूशंस, you talk about institutions, ठीक है, you also talk about
ठीक है, यू ऑल्सो टॉक अबाउट social reforms. You talk about social reforms. You talk about nationalism. So ये सारे के सारे वो pointers हैं जिसकी वजह से English literature grew in India during this period of Bengal Renaissance. तो ये सारे pointers हैं जो आप अपने पास इनको लिख सकते हैं as notes. These will really help you out. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. फिर आता है द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, दैट इज अर्ली टू द मिड 20th सेंचुरी. प्री इंडिपेंडेंस बिल्कुल बस इंडिपेंडेंस से होने से पहले, और फिर आता है इंडिपेंडेंस के बाद, पोस्ट वाला. तो अगर आप इसमें देखें तो प्री इंडिपेंडेंस में आप यहां देखते हैं, द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड इंडिया स्पैनिंग फ्रॉम द अर्ली टू मिड 20th सेंचुरी वाज द क्रूशियल फेज इन द कंट्रीज हिस्ट्री that ultimately led to its independence from British colonial rule in 1947. So early 20th century movements. So partition of Bengal 1905. So the British decision to partition Bengal led to widespread protests and marked the beginning of organized political movements against colonial rule. So उसमें क्या हुआ था आपको पता होगा कि formation of the Indian National Congress INC, the INC was founded in, ये question आपका बन जाता है in 1885, continued be the forefront of the struggle for independence. Leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru emerged as prominent figures. और जब कभी ऐसा कुछ इवॉल्व होता है या फिर कुछ ऐसे मूवमेंट्स आते हैं जहां पर पॉलिटिकल मूवमेंट्स बनते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा लिटरेचर एंड लिखने की बारी आती है, एंड दैट इज व्हाई इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग, है ना. तो उस टाइम पे बहुत सारा जो डेवलपमेंट्स था और जो चीजें हुई थी वो इस टाइम पे ये वाली सारी चीजें हुई थी जो आपको पता होनी चाहिए. फिर वर्ल्ड वॉर वन एंड द मोंटागू Chelmsford reforms. India's support during World War I led to expectations of political concessions. The Montagu Chelmsford reforms introduced. So Chelmsford reforms कब हुए थे? 1919. Introduced limited self-government through the Government of India Act 1919. फिर जलियांवाला बाग मैसेकर आपको पता है 1919 में ही हुआ था वो. The massacre in Amritsar where British troops fired on a peaceful gathering led to widespread outrage and increased demands for independence. फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिटवीन 1920, इस पे ज़्यादा ये जो चीज़ें हैं आपको सिर्फ पता होनी चाहिए बिकॉज ये आपने हिस्ट्री में भी पढ़ रखा है, तो इतना ज़्यादा वैसे इस पे कुछ वो है नहीं, बट अदरवाइज लॉट ऑफ पीपल रिमेंबर दीज थिंग्स. तो इसकी वजह से आप कैसे इसका एवोल्यूशन देख सकते हैं कि कहाँ तक हम पहुंचे, वो आप यहाँ से देख सकते हैं. सो महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एडवोकेटिंग फॉर नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एंड नॉन कोऑपरेशन विद ब्रिटिश अथॉरिटीज. इट वाज सिग्निफिकेंट अ मास मूवमेंट. तो ये बेसिकली आपसे ये एराज पूछ सकते हैं कि ये कब हुआ था, तो ये चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि कब कब ये चीजें हुई थी. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था? 1930 to 34. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ये होता वर्ल्ड वॉर टू एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942. तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. किसने लॉन्च किया था? द आईएनसी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड दैट वाज इन 1942 एंड द वर्ल्ड वॉर टू आल्सो 1942. फिर पोस्ट वॉर चेंजेस एंड इंडिपेंडेंस. सो 1947 में क्या चीजें हुई थी? So after World War II, the Labour government in Britain realized the need to decolonize. The Indian Independence Act of 1947 was passed, leading to partition of India into India and Pakistan on August 15, 1947. So India और पाकिस्तान का partition हो गया था, विभाजन हो गया था. Achievements of independence में क्या होता है? India's struggle for independence culminated with the end of British colonial rule and establishment of the independent dominion of India. फिर legacy क्या थी? The pre-independence period laid the foundation for modern India's political and social systems. It marked the triumph of non-violent resistance led by figures like Mahatma Gandhi and the establishment of democratic and diverse nation. So basically यहाँ से क्या चीजें निकल के आती हैं अभी तक में? बंगाल में जो चीजें बढ़ी थी, किस तरीके से चीजें जो जो स्टेप बाय स्टेप हुई थी, उसकी वजह से कैसे लिटरेचर एंड एवरीथिंग ग्रू. देन प्री वर्ल्ड वॉर, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो कैसे हुआ था, उसमें कैसे कैसे
मूवमेंट्स है, जब वो मूवमेंट्स हुए थे, स्पीचेस हुई थी, तो उसकी वजह से भी लिटरेचर का एम्फेसिस बढ़ा था। कौन प्रोमिनेंट फिगर्स उस टाइम पे थे? सो यू कैन टॉक अबाउट महात्मा गांधी, यू कैन टॉक अबाउट जवाहरलाल नेहरू, यू कैन टॉक अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, किस तरीके से इन्होंने और एवोल्यूशन ने स्प्रेड द फाउंडेशन फॉर इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया ऑल्सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो ये आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। फिर दिस पीरियड वाज मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट। सो बेसिकली अगर आप प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करते हो ना, तो वहां पर देयर वर अ लॉट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस। सो पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस वर समथिंग दैट हैपेंड and they played a major role during this era in strengthening the use of literature. Right, so leading to India's eventual independence and the formation of the world's largest democracy. It also witnessed the emergence of leaders who would go on the shape India's post-independence destiny. So that is what you need to understand कि किस तरीके से the political and social reforms and movements played a major role during this period. फिर आते हैं इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश पोएट्री एंड ड्रामा। ठीक है, तो जब आप इंग्लिश उसकी बात करते हो, सो बहुत सारा जो इंग्लिश लिटरेचर है या इंडियन लिटरेचर है, वो बहुत ज्यादा ड्रामेटिक होता है। they're very dramatic, they're very vibrant and significant components. ठीक है, they have a rich history and have produced numerous talented writers and playwrights. तो बहुत सारे गुड राइटर्स और प्ले राइट्स जो थे वो आए थे, उनमें से कुछ कुछ को अभी हम देखते हैं। तो अर्ली इन्फ्लुएंसेस जो आप देखते हो, अर्ली इन्फ्लुएंसेस वर मेजरली बाय द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश की तरफ से ज्यादा कलोनियलिज्म एंड वो सारी चीजें होती थी, तो वहीं से रूट्स बनी हैं इंग्लिश की इंडिया के लिए। सो अर्ली पोएट्स लाइक हेनरी लुइस, विवियन डेरोजियो, माइकल मधुसूदन दत्त एंड तोरू दत्त experimented with English verse forms while drawing inspiration from Indian culture and themes. So वहाँ से उनको culture themes और Indian culture से काफी inspiration मिलती थी, and they wrote like a lot of things. These people took the inspiration from Indian culture and themes. फिर टैगोर का बहुत अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर's influence on English literature has been undeniably very much. Right, so Rabindranath Tagore, a Nobel laureate and one of India's most celebrated poets, made significant contribution to Indian English poetry. His poems, originally written in Bengali and later translated into English, are known for their lyrical beauty and philosophical depth. Yes, we know about it. कि इतनी बढ़िया Rabindranath Tagore has written that it acts as a good inspiration for any writer and a person who has a love for the language. ठीक है, so that is there. Then post independence poetry, after India gained independence in 1947, Indian English poetry saw a surge in creativity by poets like Nissim Ezekiel, Kamla Das, Agha Shahid Ali, Jayanta Mahapatra emerged as prominent voices. Their works often explore themes of identity, culture clash and modernity. तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ये सारे के सारे में क्या चीज कॉमन है, so you can say explore the themes of identity, cultural clash and modernity. This is important. This is important from this point of view. ठीक है, फिर then contemporary poets were like that. English poetry continues to thrive with a new generation of poets. Arundhati Subramaniam, G. Tahil, Meena Kandasamy, Tishani Doshi. They address a wide range of issues including social justice, gender and environmental concerns. So ये नाम आप यहाँ से याद कर सकते हो। आपने भी बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे पोएट, बहुत सारे राइटर्स वो देखे होंगे, तो उनमें से यही ये कुछ हैं जो कि आपके सामने हैं। फिर इंग्लिश इंडियन ड्रामा के, अभी तक जो पोएम्स और पोएट्स के बारे में बात करते हैं, फिर इंडियन इंग्लिश ड्रामा जिन्होंने लिखा है। Early Indian English plays, the roots of Indian English drama can be traced back to the colonial era with plays like The Perplexed Prince by Krishna Mohan Banerjee. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नाम आपको पता हो। The Perplexed Prince was written by Krishna Mohan Banerjee. Shakuntala by Toru Dutt. These plays often adapted classical Indian themes for English speaking. जो हमने बात
पहली भी करी थी, उसको बस उन्होंने दूसरे तरीके से लिख के दिया है ना। पोस्ट इंडिपेंडेंस ड्रामा में यू हैव notable playwrights like Vijay Tendulkar, Badal Sirkar, Girish Karnad, right? They explored contemporary and social political issues in their work, and they are very celebrated people. So ये आपको पता होना चाहिए. So, गिरीश कर्नाड ने तो बहुत सारा काम किया है into literature. Social realism and experimental theatre. Indian English drama often embrace social realism and experimental theatre forms. Vijay Tendulkar's शांतता कोट चालू आहे and Badal Sirkar's Evam Indrajit are examples of plays that challenge societal norms, right? So ये सारे के सारे जो नाम है ना इस स्लाइड में, it is important for you to remember these names. Important to remember these names. ठीक है, so it is important for you to कि remember कर आप इस नाम को. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंटेम्प्रेरी प्ले राइट्स. Contemporary Indian playwrights like Mahesh Dattani, Anupama Chandrasekhar, Manjula Padmanabham have gained recognition both in India and internationally. Their plays tackle themes such as identity, globalization and technology's impact on society. So basically, please understand, लोगों के नाम, उनका काम, work and the theme they chose. This is really very important. तो आप इसका एक screenshot ले सकते हैं from this particular slide and that is really very important from your exam point of view. आपके exam point of view से वो बहुत ज़्यादा important आपके लिए बन जाता है. फिर adaptations and multilingualism, बहुत सारी चीज़ें थी जिसको आपने adapt किया. Theatre festivals and productions होने लग गए, right? So बहुत सारे आप देखते हो कि जहाँ पर इधर उधर से आपने इन्फ्लुएंस लेके और वहां लिखा. सो इंडियाज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, प्ले राइट्स ऑफन ब्लेंड इंग्लिश विद रीजनल लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स, और उसको आपने जो इंडियन लाइफ है उसके साथ प्रोजेक्ट करके जब दिखाना चालू किया, सो इट वाज रियली ऑफ सम वैल्यू. फिर theatre festivals and productions. Indian cities, especially Mumbai, Delhi and Bangalore, host vibrant theatre scenes with numerous festivals and productions. These platforms provide opportunities for emerging playwrights and actors. आपने देखा होगा दिल्ली के अगर आप हो और आपको थोड़ा बहुत भी दिल्ली के बारे में पता है, there are so many theatres that are here. Akshara Theatre is here, right? So अगर आप मंडी हाउस के आसपास देखते हो तो आपको दिखेंगे there is a series of theatre जहाँ पर ये ऐसे shows होते हैं और उस पर प्लेस किए जाते हैं. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन. सो वो एक इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द आर्ट केप्ट ऑन हैपनिंग. फिर both Indian and English poetry and drama have evolved over the years, reflecting the changing social, cultural and political landscape in India. They continue to be influential mediums for expressing the complexities and nuances of contemporary India. So basically आपको क्या देखना है कि चाहे वो पोएट्री हो या ड्रामा हो, ठीक है, ये दोनों की दोनों चीजें इंडिया में इवॉल्व हुई हैं एंड दे हैव टॉक्ड अबाउट सोशल रिफॉर्म्स, सोसाइटल चेंजेस, टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सारी चीजों पे उन्होंने काम किया है. ठीक है, कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स, तो ये सारी चीजें उन्होंने काम किया है एंड दिस इज व्हाट यू शुड लर्न. दिस इज व्हाट यू शुड लर्न. फिर डाइवर्सिटी ऑफ वॉइसेस, दिस इज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि डाइवर्सिटी ऑफ वॉइसेस क्या होता है. refers to the representation and inclusion of a wide range of perspective. मतलब जिसका अलग अलग perspective है एक पॉइंट को लेकर, एक चीजों को लेके, वो भी यहाँ पर काफी इवॉल्व हुआ था और चीजें देखी हमने. तो different perspectives, background, experiences in various aspects of society such as literature, media, politics and cultural expression. It emphasizes the importance of recognizing and amplifying voices that have historically been marginalized or unrepresented. ठीक है, so inclusivity का मतलब था let's get everybody, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो diverse, racial, ethnic, cultural, gender, sexual orientation, socio-economic and other backgrounds have a platform to express their views. So inclusivity क्या होता है? Inclusivity is when everybody comes together and they have a platform to voice their opinion. ऐसा नहीं है कि तुम नहीं बोल सकते यहाँ पे, right? So that is what they were trying to see. So that's why diversity of voices was promoting this.
Representation, it involves fair and accurate representation of various groups, decision making processes. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो डिसीजन का बना रहे हैं, बाकी सब लोग नहीं कर रहे हैं. That is what they are trying to say here. Empowerment, right? So giving them rights, express unique perspectives, contribute to positive social change. All these things, when come together, that gives you diversity of voices. And when diversity of voices is there, then there are different perspectives. There is the voicing of opinions. There is a learned discussion rather than being an argument. And then these things help you out to grow, and this particular the language also grows, and you as an individual and a society as a nation also grows. So that is what they're trying to say here. With cultural enrichment, embracing diverse voices enriches culture, fosters creativity, and exposing society to different traditions, languages, art forms. So hota hi hai. Now we say these terms like it's a global village, and everybody is learning from everybody. So that has been there as a laid foundation from ages. That's why today we are talking about that. अगर ये आज से start होता तो अभी तो time लग जाता for every person to embrace it only, right? So that is what we're trying to say. मीडिया कम्युनिकेशन बढ़ा, जर्नलिज्म आया, मीडिया डाइवर्सिटी बढ़ी, और ज्यादा लोगों तक पहुंचा इसको, ठीक है, ब्रॉडर रेंज ऑफ स्टोरीज लोगों को पता चलने लगी, बताने लगे. अब आप यहाँ पर बैठ के दिल्ली में यू नो व्हाट इज हैपनिंग डाउन साउथ, या साउथ में पता है कि व्हाट इज हैपनिंग से इन कश्मीर और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट? सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू. एजुकेशन लिटरेचर, इन एजुकेशनल लिटरेचर इट एनकरेजेस द इंक्लूजन. सो किस तरीके से डाइवर्सिटी ऑफ वॉइसेस एजुकेशन में हेल्प करती है, बिकॉज देन यू रीड अबाउट डिफरेंट टेक्स्ट, यू रीड अबाउट डिफरेंट पीपल, डिफरेंट सोसाइटीज, डिफरेंट कल्चर्स. वो इंक्लूड करना बहुत जरूरी है कि अगर आपने कहा नहीं सिर्फ इतना इतना ही पढ़ा दो, तो फिर देन वुड बी हाफ नॉलेज, एंड हाफ नॉलेज इज डेंजरस, राइट? सो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, सोशल जस्टिस, इंटरसेक्शनैलिटी, राइट, ग्लोबल पर्सपेक्टिव. तो ये चीजें आप इसको एक बारी पढ़ सकते हो. This will really help you out. You can take a screenshot of it. कि how diverse voices, diverse opinions, diverse decision making processes help anything to grow and make it more stronger. कहाँ कौन से areas में वो लोग help करते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी and पता चल जाती हैं. फिर आता है ग्लोबल रिकग्निशन. सो ग्लोबल रिकग्निशन, तो आपसे डेफिनेशन क्या पूछी जा सकती है कि डाइवर्स वॉइसेस क्या होता है, तो आपने बता दिया डाइवर्स वॉइसेस ये होता है, उसने कहां पे हेल्प किया. सिमिलरली ग्लोबल रिकग्निशन क्या होता है? सो ग्लोबल रिकग्निशन रेफर्स टू एक्नॉलेजमेंट, एक्सेप्टेंस, प्रोमिनेंस ऑन अ वर्ल्ड वाइड स्केल. इट ऑफन अपील्स टू इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट्स. तो कहां पे ये लगता है, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस स्लाइड. सो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, और पहली वाली में भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी. तो ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं ग्लोबल रिकग्निशन का. इंडिविजुअल अचीवमेंट्स क्या है, ठीक है ना, कि स्पोर्ट्स में, एंटरटेनमेंट में, साइंस में, लिटरेचर में, कि कहाँ पे नोबल लॉरिएट्स हैं, वर्ल्ड फेमस एथलीट्स कौन है, रेनाउंड आर्टिस्ट कौन है. कॉर्पोरेट एंड ब्रांड रिकग्निशन, तो जितने भी आपकी कंपनीज एंड ब्रांड्स होते हैं जो स्ट्राइव करते हैं कि उनकी एक ग्लोबल प्रेजेंस या ग्लोबल रिकग्निशन मिल जाए, तो उनको अपनी जो मार्केट्स होती हैं, डिफरेंट टेरिटरीज होती हैं, उनको एक्सपैंड करना होता है. When they expand their markets and customer base, successful global brands are recognized and trusted across different countries. आप यहाँ इंडिया में बैठ के अगर कोई और ब्रांड है जिसको आप ट्रस्ट कर रहे हो या यू लाइक, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द global recognition and because of the improvement in know-how and the literature that you know about it. ठीक है? So जैसे बहुत सारे लोगों ने टिम हॉर्टन्स की जो कॉफ़ी वगैरह है, ये मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट करा, ठीक है, टिम हॉर्टन्स का. दो पर्सनली आई हैव माय ओन रिजर्वेशंस, बट बहुत देयर वर मेनी पीपल हु आर गोइंग गागा अबाउट दिस. तो सिमिलरली, ठीक है ना, कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस, वर्क्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक एंड सिनेमा कैन अचीव ग्लोबल रिकग्निशन व्हेन दे रेजोनेट विद ऑडियंस इन वर्ल्ड वाइड. फॉर इंस्टेंस फिल्म लाइक अवतार एंड बुक्स लाइक हैरी पॉटर हैव अचीव ग्लोबल अक्लेम. यस, तो इसीलिए अगर आप कुछ चीज ऐसा लिखते हैं
तो ऐसा नहीं है कि कंटेंट अगर आप अपनी कंट्री में लिख रहे हैं तो वहीं चलेगा, वो किसी भी भाषा में हो, वो आपको रेजोनेट करना चाहिए, आपके दिल को छूना चाहिए, तो वो चलेगा. सो दैट्स व्हाट वी कॉल एज ग्लोबल रिकग्निशन. Scientific and technological contribution, political and diplomatic recognition, humanitarian and philanthropic efforts. तो ये आप इसको you can read it. I'm not spending much time because as far as your exam point of view is concerned, this is not that important. But it's just that कि आपको ये पता होना चाहिए कि scientific and technological contribution में जैसे discoveries, inventions, innovations होती हैं, इसका बहुत impact पड़ता है लोगों के ऊपर. ठीक है, there is a lot of impact on various nations and societies. So Nobel prizes are a prime examples of recognition. So Nobel prizes इसीलिए अलग अलग चीजों में दिए जाते हैं और वो ग्लोबल एक recognition बन जाता है. Cultural and sporting events, innovation, technology, international awards and accolades. ठीक है, जो इंटरनेशनली जब आपके चीज़ों को दिया जाता है, चाहे वो ग्रैमीज हो या फिर ऑस्कर्स हो या फिर पुलित्जर प्राइज हो, तो अब आपको क्या करना है. जैसे ऑस्कर्स हैं, तो ऑस्कर्स किस किस को मिले हैं अभी रिसेंटली. ठीक है, ग्रैमी किसको मिला है, क्या किसी इंडियन को ग्रैमी मिला है या नहीं मिला है, पुलित्जर प्राइजेस किसको मिले हैं, रीसेंट पुलित्जर प्राइज किसको मिला है, ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं. दिस इज व्हाई दिस स्लाइड इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, ठीक है, तो राइट. सो ये था हमारा इंडियन एवोल्यूशन की, इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. कैसे स्टार्ट हुआ, इंडिया का फर्स्ट रेसेस क्या थे, कहाँ से उसको इन्फ्लुएंस करा गया, कैसे इंग्लिश हमारे देश में आई और कैसे फिर वो ओवर द टाइम पीरियड इवॉल्व होके वहां तक पहुंची जो वहां तक वो आज है. उसमें कौन कौन से राइटर्स आए, मेजर राइटर्स आए, कौन कौन से हमारे अवार्ड्स रिकग्निशंस आए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आए, ये डाइवर्स वॉइसेस आए, ग्लोबल रिकग्निशंस आए, ये सारी चीजें कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं एंड हाउ इज इट इम्पोर्टेंट फॉर थिंग्स टू रेजोनेट विद ऑल दीज थिंग्स. ये सारा चीजें हमने आज के लेक्चर में पढ़ी हैं. तो आज का जो ये पॉइंट है, ये थोड़ा सा में जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपको बता दिए हैं, प्लस इसमें से बहुत देयर इज अ मेजर पार्ट जिसको सिर्फ नॉलेज के बेस पे आप पढ़ सकते हो, बट अदरवाइज मेजर जो क्वेश्चंस हैं जो आपके पास आएंगे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका है. दैट इज व्हाट यू नीड टू पे अटेंशन टू. ठीक है, राइट. सो ये वाला पार्ट हमारा हो गया. इसके बाद हम पार्ट 3 करेंगे और फिर हमारा यूनिट 1 को हम कोशिश करेंगे कि हम फिनिश कर दें, आधी हम फिनिश कर दें. ऑल राइट, एंड देन वी विल ट्राई टू फिनिश इट एज सून एज पॉसिबल. मे बी इन द कमिंग वीक विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ. ऑल राइट, सो आप सेशन के साथ ऐसे बने रहें. और भी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो बताइएगा. एमसीक्यूज़ की चिंता बिल्कुल मत करिएगा, एमसीक्यूज़ हम करेंगे. सेशन एक बार ही ख़त्म हो जाए पूरा कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, सो दैट आपको वहाँ की भी प्रैक्टिस मिल जाए. राइट. सो चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना. और भी अगर कोई बात हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो. ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर. ऑलराइट, जय हिंद, जय भारत.